जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं वक़ार गिलानी और हमारे ख़ास मेहमान आज हैं माजिद निज़ामी लाहौर से। निज़ामी साहब जो हैं वो बड़े मारूफ़ सहाफ़ी हैं सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इनका काम है ही। लेकिन क्योंकि ये बहुत ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, जो जोड़-तोड़ है, जो हलकों की सियासत है, उस पर बड़ी नज़र रखते हैं, तो हमने सोचा कि आज इनसे थोड़ी-सी बातचीत की जाए। जावेद साहब भी शायद थोड़ी देर में हमें जॉइन कर लेंगे। तो मेरे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। गिलानी साहब, आपकी इजाज़त से मैं सीधा जाना चाहता हूँ निज़ामी साहब के पास। निज़ामी साहब, हम बड़े दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं, जब मियाँ साहब ने ये कहा था कि जी मैं 21 तारीख को वापस आ जाऊँगा, 21 अक्टूबर को, तो हम तीनों का कंसेंसस था कि ये वापस आने वाले नहीं हैं। अब जो है वो कुछ चीज़ें उसी तरह की नज़र आनी शुरू हो गई हैं। फिर दूसरी तरफ पीटीआई के लोग जो हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि शायद कहीं कोई बैकग्राउंड डील हो रही है। इन दोनों चीज़ों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और अगर हम शुरू पीटीआई से करें तो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे इमरान खान साहब को अदालत ने यह हुक्म दिया कि अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, उनको सहूलियात दी जाएँ, उनके जो वकला हैं उन्होंने तो कह दिया कि मुंतकिल कर दिया गया है, फिर बाद में मुतज़ाद इत्तलात आनी शुरू हो गई और आपको पता है कि जेल में अच्छी सहूलियात देना या अस्पताल में मुंतकिल करना हमारे यहाँ आम तौर पर यह इशारा होता है कि हालात मुवाफ़िक हो रहे हैं। फिर इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बाजियाब हो गए हैं, वो भी एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उनकी ख़वातीन को रिहाई नहीं मिल सकी, परवेज़ इलाही को नहीं मिल सकी, उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया जा रहा है। खावर मानिका जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी एक बड़ा क्लू है कि शायद अभी पूरी तरह से चीज़ें उनके हक में नहीं गई। तो आप कैसे देखते हैं जब आप इन सारी चीज़ों को वेइ करते हैं? क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अभी इब्तला के दौर से गुज़र रहे हैं या कोई चीज़ें बदल रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये ख़ासे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर मैं कोशिश करूँगा गुफ्तगू कर सकूँ। एक तो ये है जी कि मेरी राय में अभी तक जो बैकग्राउंड पे काम हो रहा है तहरीक-ए-इंसाफ में और रियासत में या एस्टेब्लिशमेंट में, वो डी-एस्केलेशन पे है। अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बारी नहीं आई। हुँ, अभी तो सिर्फ़ जो राब्ताकार हैं या मसालिहत के ख़्वाहिशमंद लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि तनाव को कम होना चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट को भी कहीं न कहीं ये ख़्याल है कि जनरल बाजवा ने अपने मुद्दत मुलाज़मत में 2 हुकूमतों को जाने दिया या उनकी हुकूमतें गईं उन दिनों में। तो इसलिए मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत का भी कहीं न कहीं ये ख़्याल है कि चीज़ों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि हालात काबू से बाहर हो जाएँ। तो इसलिए अभी तो सिर्फ़ डी-एस्केलेशन के ऊपर काम चल रहा है और ऐसे कुछ इक़दामात तजवीज़ किए जा रहे हैं कि जिनकी बुनियाद पे चीज़ें आगे बढ़ सकें। लेकिन चूँकि 1.5 साल के अंदर इतना कुछ हो चुका है कि उस डी-एस्केलेशन में भी हो सकता है महीने लग जाएँ। हुँ, वो कोई हम ये नहीं कह सकते कि दिनों की गेम है या चंद हफ्तों में उसके नताइज सामने आएँगे। मैं उसमें मिसाल देना चाहूँगा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जब एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत इख्तियार करना शुरू की, तो 2018 के बाद उनको भी अच्छा खासा टाइम लग गया, 2-3 साल लग गए, हुँ। फिर जाके वो एस्टेब्लिशमेंट के दोबारा करीब हुए। तो अभी इमरान खान साहब और तहरीक-ए-इंसाफ के मामले में मेरी राय ये है कि अभी अगर कुछ चीज़ें डी-एस्केलेट हो जाएँ तो यही बहुत बड़ी बात है। इससे आगे ये समझना कि जी हुकूमत साज़ी या कोई इलेक्शंस में हिस्सा मिलेगा, वो शायद अभी दूर की बातें हैं। हुँ। डी-एस्केलेशन के हवाले से जो एक स्टिकिंग पॉइंट है निज़ामी साहब, वो है 9 मई। 9 मई के बारे में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है। इमरान खान साहब ने उससे डिसएसोसिएट करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इस वक़्त उनके गले का फंदा बना हुआ है। तो ये मामला कैसे हल होगा? क्या उसमें भी कुछ गिव एंड टेक होगा? जी, उसमें जो अभी तक बात सामने आ रही है या जो कुछ बात वर्किंग ग्रुप्स में चल रही है, वो ये है कि जिन लोगों का प्रॉपरली फोरेंसिक में या रिपोर्ट्स में साबित हो रहा है कि वो 9 मई वाले दिन वहाँ पे थे या उन इलाकों में या उन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मौजूद थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। उसके अलावा जो बाकी एक तहरीक चल रही है या एक मूवमेंट है
कि लोगों को डिसएसोसिएट किया जाए पीटीआई के साथ। और ज़िला लेवल पे भी ये वर्किंग हो रही है और नेशनल लेवल पे तो हमने देखा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारी वर्किंग चल रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं, उनको तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदा किया जाए। हम्म। तो हो सकता है कि शायद वो जो एक पॉइंट है उस पे कोई नरमी बरती जाए। लेकिन 9 मई के हवाले से पीटीआई के जो लीडरशिप है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर आप इन लोगों का प्रॉपर ट्रायल करते हैं, बजाय उन्हें लापता अफराद डिक्लेयर करने के, तो शायद हो सकता है पीटीआई को उस पे कोई एतराज ना हो। हम्म। तो गिलानी साहब, ये रीसेंट डेवलपमेंट्स पर आप भी तबसरा करें और फिर उसके बाद आपका सवाल निजामी साहब से। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इसी तरह यही गुजारिश करूंगा कि जो माजिद साहब भी फरमा रहे हैं कि बेसिकली मामला चलते हैं, पेचीदा होते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के हुए, फिर बाद में एक खास सा पीरियड लगता है और आपको गिव एंड टेक करनी पड़ती है। उसमें शायद ज्यादा जो है गिव तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना पड़ता है और इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा गिव करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई सूरत हाल निकल आती है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के मुतालिक था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी यकीनी तौर पर, जिस तरह इमरान खान साहब नहीं चाहते कि पीटीआई की लीडरशिप या क़यादत जो है वो किसी और के हाथ जाए, नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको अपनी पार्टी को और सियासत को बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को आगे करना पड़ा और एक ऑप्शन के तौर पे आए, और वो उस पूरी वो मशीन में सही तरह एक पुर्जे के तौर पे लोग कहते हैं फिट भी बैठ के। इसी तरह अभी तो शायद एक इब्तिला का दौर है उन पे, लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता कोई डील बनेगी, कोई बात होगी, अफ़ाम-ओ-तफ़हीम होगी, गिव एंड टेक होगा, तो हो सकता है इमरान खान साहब को भी कुर्बानी देनी पड़े लेकिन और पीछे उस के उन हॉकिश लोगों को वही तो जो एक मसला है ना उसके गिलानी साहब, ना वो खुद पीछे हटने को तैयार हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो लेकर गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब उनके पास, उन्होंने इनकार कर दिया। और जो उनकी जमात के लोग हैं, मतलब उनका जो, मैं जिनको फैन क्लब कहता हूँ, वो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि इमरान खान के अलावा हम तो पार्टी को ही नहीं मानते। हाँ जी, लेकिन मेरे ख्याल सूरत हाल अब ऐसी आ गई, अब हमें जो इन चंद हफ्तों में जब से वो जेल में है, मामलात का नहीं खुलेआम पता है, और जो भी चीज़ आ रही है वो सिर्फ उनकी एक लीगल टीम की तरफ से आ रही है, थोड़े से बयानात आ रहे हैं। हो सकता है कोई बातचीत हो भी रही हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी भी आप देख लें, इवन कि वो माने या नहीं माने, वो खुद अब शाह महमूद कुरैशी को जेल में गए हुए महीना से ज़्यादा अरसा हो गया। तो ये बर्फ कहीं न कहीं देखें अल्टीमेटली पिघलेगी। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब की इस वक़्त अवाम में मकबूलियत है या उनके नज़रिए की, चाहे वो गलत है या सही है, मकबूलियत या सताइश है, उसमें इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है वो तो ये है जनाब अली के एंडोर्समेंट ही काफ़ी है कि इमरान खान कह दें कि अवैध साहब मेरे कैंडिडेट हैं, ये लोगों को आपने जिताना है, तो लोग उनको वोट दे देंगे। क्योंकि ये जो सारी सूरत-ए-हाल मुश्किल आई है पार्टी पे 9 मई के बाद और इस वाक़यात के बाद, उसमें लोगों की और ज़्यादा उनसे इस क्रैकडाउन के बाद हमदर्दियाँ बढ़ी हैं। तो अब तो मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ एंडोर्समेंट का लेवल है कि इमरान खान कह देगा कि जनाब ये मेरे कैंडिडेट हैं, चाहे वो जेल से कह दे, तो उन लोगों को लोग वोट दे देंगे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब को भी सीखना पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में रहना है। यहाँ पे आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कभी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अमेरिका, बर्तानिया और इंडिया वाला तो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे एक गिव एंड टेक कह लें या एक ग्रेटर डायलॉग कह लें या चार्टर कह लें, हम तो बार-बार कहते हैं कि वो एक ग्रेटर डायलॉग होना चाहिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों के दरमियान, जहाँ पे अपने-अपने जो रूल्स डिफाइन करने हैं। जिस तरह हमने पहले भी कहा था एक दफ़ा मैंने कि बर्तानिया में जब वो बना तो मैग्ना कार्टा साइन हुआ था, तो उस मैग्ना कार्टा को फिर फॉलो किया गया है, आज तक किया गया है। और सऊदी अरब में भी देखें, जब सऊदी अरब बना तो उस वक़्त भी यही बात हो रही थी। अवैध साहब के जो उस वक़्त जो काबा के अब खतीब हैं, शेख़ैन हैं जिनको कहते हैं, मौलवी हज़रात हैं, और दूसरी तरफ से जो आले सऊद थी, तो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि जनाब ये मस्जिद आपकी है, हुकूमत हमारी है। इसी मसला तरह ये है ना बाकी गिलानी यहाँ साहब पे के सब हमारे एक यहाँ मिलकर बात करना पड़ेगा पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हमारे यहाँ जो जमात मुश्किल दौर से गुजर रही होती है ना, उसको ये सारे मिसाक और चार्टर याद आते हैं। ये मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, वैसा तो जैसे ही पाकिस्तान उन्हें की वो तरक्की मुमकिन मतलूबा नहीं आगोश है। मैसर आती है या इक़्तिदार मिलता है, तो फिर उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। निज़ामी साहब, आप अभी थोड़ी देर पहले हलकों की बात कर रहे थे कि उम्मीदवार तोड़े जा रहे हैं पीटीआई के, उनको अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ी इंडिकेशन जिसके बारे में अभी स्पेकुलेशंस हो रही हैं हर तरफ, वो ये है कि इंतखाबात कब होंगे और इंतखाबात में
पीटीआई जो इमरान खान साहब की पीटीआई है वो उस सूरत में बैलेट पर होगी या नहीं होगी? क्या इस हवाले से भी कहीं कंसिडरेशन में है कोई चीज, या बिल्कुल हम ये समझें कि इन इंतखाबात में तो उनका कोई सवाल पैदा नहीं होता? जी, ये दोनों बहुत अहम नुक्ते हैं और मैं उनको एक तीसरे नुक्ते से जोड़ना चाहूँगा। वो ये है कि निगरान हुकूमत की, एस्टेब्लिशमेंट की, रियासत की जो तवज्जो है उसका उस दिन पता चलेगा जिस दिन इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियाँ सामने आएँगी। हम्म, हल्का बंदियों पे हम अमूमन ख़ासा फ़ोकस नहीं करते। लेकिन मेरी ये राय है कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो इंतखाबी धांधली का पहला और बुनियादी जो है वो नुक्ता होती है। अगर आपने इंतखाबी धांधली करनी है तो हल्का बंदियों को देखें हम्म, कैसे हो रही हैं। तो ये पहला स्टेप होगा, इलेक्शन कमीशन जो हल्का बंदियाँ करेगा उससे हमें ये पता चलेगा कि रियासत का मिजाज क्या है। और मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प मिसाल दूँ कि शायद इंडिया ने भी हमसे कुछ सीखा है और अब वहाँ पे भी ये कैंपेन चल रही है कि जनाब नई मर्दमशुमारी के हिसाब से हल्का बंदियाँ तब्दील होनी चाहिए। तो अभी वहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये तजवीज़ है कि साउथ के तकरीबन कोई 30 एक सीटें जो हैं वो केरला से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से और तेलंगाना से निकाल के तो यूपी को और पंजाब को और हरियाणा को और इधर मध्य प्रदेश को दी जाएँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो वो सीट्स उनको शिफ्ट होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो एक बड़ा बुनियादी मसला है। उसके बाद फिर ये बारी आएगी कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन में आना है या नहीं आना। हम्म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जो बयान दिया है पिछले दिनों वो पहली ऐसी इंडिकेशन है जो सरकारी तौर पे सामने आई है। पहले तो हमें सरगोशियों में ये बात सुनने को बिल्कुल। मिलती थी कि हो सकता है तहरीक-ए-इंसाफ ना हो, इस चीज़ पे वर्किंग हो रही है, माइनस इमरान खान पे काम हो रहा है। लेकिन पहली दफ़ा ये किसी हकूमती ओहदेदार ने, उन्हें ऐसा कहना चाहिए या नहीं ये एक अलग बहस है, लेकिन हम्म, बहरहाल उन्होंने ये बात कर दी है। वो जब आप एक ज़िम्मेदार सरकारी ओहदेदार के मुँह से ये बात सुनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। फीलर तो छोड़ा है पहले जो मैंने उन्होंने। बात की जी, जहाँ जो मैंने पहले बात की कि अगर डी-एस्केलेशन वाले मेजर्स नहीं होते या उन पॉइंट्स पे काम नहीं होता, तो फिर ये जो प्लान है ये तो बिल्कुल रेडी है और फिर उसके अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं उनके ऊपर स्पेशली काम हो रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि जी आप अपना बंदोबस्त खुद कर सकते हैं क्योंकि अगर ये मामलात ना चले, तो फिर आपको तहरीक-ए-इंसाफ से जाना होगा। हम्म। तो गिलानी साहब, ये जो वजीर आजम साहब का बयान था, और उस पर एचआरसीपी ने भी तनकीद की है कि उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। आप क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारे निगरान वजीर आजम जो है ना वो लफाजी के चक्कर में खासे लाइन से इधर उधर हो जाते हैं। ये सिर्फ लफाजी थी या ये बाकायदा उन्होंने ये चीज मार्केट में छोड़ी है कि लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए? मेरा ख्याल है छोड़ी नहीं है, ये उन्होंने एक पैगाम या एक वो दे दिया है एक तरह से कि हम्म, ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है कि इमरान खान और उनकी जो कोर टीम है वो इलेक्शन ना लड़े, जेल में है। और इसको यकीनी तौर पे तनकीद का निशाना बनाया गया है सिविल सोसाइटी और जमहूरी हलकों में कि देखें, एक निगरान वजीर आजम तो अपने तौर पे उनको ऐसी बात वैसे आइडियली तो नहीं करनी चाहिए थी। और अगर उन्होंने कोई की है या उन्होंने उसको लिंक किया है कि सजा याफ्ता लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उसका भी देखें हल जो है वो अदालत ही होती है। अदालत ने फैसला करना होता है कि क्या ये कंटेस्ट करें निज़ामी साहब इलेक्शन या नहीं करें। तो इसलिए उन्होंने तो एक एक ज़हन साज़ी जो पहले से हुई हुई है, उसको उन्होंने खुलेआम बयान किया है और वो किसके स्पोक्सपर्सन हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो इस लिहाज से अब वो जिस तरह निज़ामी साहब कह रहे हैं कि डी-एस्केलेशन की बात हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शंस हैं देखें, कि या आप नहीं हैं, अगर आप हैं तो आप ऐसे हैं। जिस तरह की पीएमएलएन की सूरत-ए-हाल थी कि नवाज़ शरीफ साहब नहीं हैं, परवेज़ रशीद साहब नहीं हैं, फलाँ साहब नहीं हैं, वो हमें पसंद नहीं है, वो हॉकिश हैं। इस तरह खान साहब नहीं है, खान साहब के साथ वो कोर टीम जिसने 9 मई को प्लान किया इल्ज़ाम है, वो नहीं है। लेकिन बाकी जो वो एक माइल्ड और वो होम्योपैथिक किस्म की पीटीआई है, वो है। तो बिल्कुल। ये सियासी जमातों को फिर भी देखें एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना ही है। हम्म। अभी तो एस्टेब्लिशमेंट को चलना मजबूरी इसलिए भी होगा कि पीटीआई की अवामी सपोर्ट अभी है। हम्म। और ये चीज़ इस देखें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ने भी साबित की है और बाकी इलेक्शंस हुए बिल्कुल शायद वहाँ ग्राउंड रियलिटी ज़ाहिर फ़र्क होती है, और सियासी जमातों में इतनी इलास्टिसिटी होती है कि वो ऐसा जो दौर है हमने कई दफ़ा देखा है वो गुजारती हैं, और
प्रेशर से जो है असल वो अवामी हिमायत असल कम में नहीं ये हुआ करती। असल में जो लड़ाई है बेसिकली, वैसे अब आप ये भी देखें, मैं क्रेडिट ये दूंगा 9 मई से पहले इवन आसिम मुनीर साहब को भी, हालांकि हम समझते हैं कि मिलिट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन बहुत कुछ कहा गया कमर जावेद बाजवा साहब को जब ये उनकी हुकूमत खत्म हुई, और उसके बाद एक पूरी सिस्टमेटिक कैंपेन चली, और फिर आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो कैंपेन चली उनकी तैनाती को रोकने के लिए, उसके बावजूद आप देखें फिर ये ज्यादा सीरियस हुआ जब आईएसआई पे एलिगेशन लगे, हमला हुआ, और उससे ज्यादा सीरियस हुआ फिर जब 9 मई का वाक्य हुआ। तो बहुत सारी स्पेस, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने दी है, सब्र का मुजाहरा किया है, और फिर जब उन्होंने बिल्कुल उनके घर पे हमला हो गया तो फिर उन्होंने, चाहे वो अलग बात है कि वो भी क्या एक प्लान था नहीं था, उसकी आजादाना तहकीकात नहीं हुई है, बिल्कुल, वो लेकिन बात वो सही है। और जैसे मैंने समझ शुरू हो में गया कहा था कि मंजर वो आम ख्याल वो है, ज़ाहिर है एक जेलिंग करनी झगड़ा चाहिए। है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। लेकिन थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी, क्योंकि हम सियासी जमातों के एस्टेब्लिशमेंट से के साथ चलने की बात कर रहे हैं। निजामी साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमने देखा कि बड़ा ऐलान हो गया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, शादियाने बजने शुरू हो गए कि जी डील हो गई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो तो वजीर आजम बनने ही वाले हैं और तमाम मामला तय हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी एक दिन आए, रुके, फिर वापस चले गए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस हट रहे हैं अपने उस मौक़िफ़ से। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनका तो अभी इलाज मजीद होना है। क्या वजह बनी इसकी? क्या उन्होंने वक्त से पहले जो है वो जो कहते हैं कि गन को जंप कर दिया उन्होंने, या कोई और कहीं वो जो मफाहमत हो रही थी, जो मुआहदा हो रहा था, उसमें से कोई गिव एंड टेक सही नहीं हो सका? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। और अभी गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ने भी इस जानिब इशारा किया था कि या तो ये पाँव में पड़े रहते हैं, तो या ये गर्दन को आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कि नवाज शरीफ साहब 3-4 साल तो बिल्कुल खामोश रहे हैं, खाने खाते रहे हैं, गपशप करते रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ किया तो उन्होंने 5-7 लोगों को कौमी मुजरिम करार दे दिया। हुँ, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, जब एक बिल्कुल सतह पे कुछ ना हो और एकदम इर्ताश पैदा हो तो फिर मसाइल तो जन्म लेते हैं। हुँ, और दूसरी बात, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून ने जो 4th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी चौथी टर्म का नाम लिया है, ये एक इंतखाबी नारा है। हुँ, और एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने अपने ये पत्ते शो करवाए हैं। अभी मैं नहीं समझता कि कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी क्लीयरेंस मिल चुकी है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून तासुर देती है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने जैसे कह दिया हो कि जी आपका इंतज़ार हो रहा है, हुँ, या हम लिख के देते हैं, या हमसे पहले गलतियाँ हो गई। तो मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस तो पिछले 2-3 महीनों में यहाँ तक चला गया था कि वो कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट से तो हमने कुछ नहीं माँगना, एस्टेब्लिशमेंट ने तो अपनी गलती को सुधारना है। तो वो बिल्कुल। उनका एतमाद तो इस हद तक बुलंदी की फ़िज़ा पे चला गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ज़रा थोड़ा-सा नीचे आया है। और जैसे-जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी करीब होगी, तो मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम फिर वही है कि हमने 2013 में भी देखा था कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आए थे, तो वो 2002 से लेके 6-7 की जो असेंबली थी, उसके अंदर जो कुछ होता रहा। फिर मुशर्रफ तो चला गया था, लेकिन जनरल कियानी थे। वहाँ पे भी बैठ के मियाँ नवाज़ शरीफ को टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ना कुछ तय करनी पड़ी। जनरल कियानी मॉडल टाउन आए थे और वहाँ पे सारी बातें हुई थी। तो इस तरह अगर अभी भी मियाँ नवाज़ शरीफ को ये वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट के तौर पे ला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी चीज़ें मुस्लिम लीग नून में और एस्टेब्लिशमेंट में तय होना बाकी हैं। फिलहाल हुँ, तो दोनों इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि चूँकि उनके जो सियासी हरीफ हैं इमरान खान साहब, उसके हवाले से दोनों बड़े करीब हैं। लेकिन जब ये पावर गेम की बात आएगी, अभी तो एक हरीफ को टैकल किया जा रहा है, तो वो निस्बतन आसान होता है। लेकिन निज़ामी लेकिन जब साहब, आप वो पावर वो शेयरिंग में पावर आएँगे। गेम्स नून लीग के अंदर भी नहीं है। अगर मंजूरी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो कंटिन्यू करें, तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई साहब वापस आए? बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा 100% दुरुस्त बात है और बड़ा एक जेन्युइन नुक्ता है। और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम नवाज़ और जो नवाज़ शरीफ कैंप है, उन्होंने ये फ़ील किया कि ये ना हो कि जिस तरह कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के साथ हुआ है, कि वो लंदन बैठे रहे और नीचे से पूरी पार्टी खिसक जाए, तो हुँ। उससे पहले हमें इंटरवीन करना चाहिए।
तो दूसरा ये कि अभी चूंकि नून लीग के पास को उस तरह से इलेक्शन परफॉर्मेंस भी नहीं है जो इलेक्शन कैंपेन में वो कुछ बता सकेंगे हमने 1.5 साल में क्या किया है, तो वो उनका बयानिया ये लग रहा है कि वो जो पिछले 1.5 साल की कारकर्दगी है वो शहबाज शरीफ साहब पे डाली जाए और मियां नवाज शरीफ को निजात दहिंदा जो है वो पोर्ट्रे किया जाए, तो तभी मुस्लिम लीग नून इस इंतखाबी मुहिम में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे सकती है। गिलानी साहब अभी मुझे तक तो लगता है कि जी आप बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि निजामी साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया कि उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट अपनी गलती सुधारे। तो बहुत सारे लोगों का वैसे ये भी माजी साहब ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी गलतियां करती क्यों है कि उन्हें सुधारनी पड़ती रहती है।